नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर सीधे जयपुर से हाजिर हूं मैं राजीव, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे हवा महल है और इसकी तस्वीर आप तक पहुंच ही रही है। और इस तस्वीर के अलावा बहुत कुछ यहाँ, क्योंकि हवा महल में जो हवा है उसका जो रुख है वो किधर का है, यानी सियासी हवा किधर की है, ये समझने के लिए हम लोग इस वक्त जयपुर में हैं। और सबसे पहले माफी चाहूंगा कि आज 10 मिनट नहीं बल्कि 14 मिनट 12-13 मिनट के विलंब से इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। गहमा गहमी का माहौल है और यहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए क्योंकि कल इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि इस राजस्थान में अलग अलग नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, दोनों पार्टियों के, खासकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों यहां पर अपना अपना जो है दम दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तमाम नेता यहां आ रहे हैं और अपनी बात यहां जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सभाएं की हैं और उन 3 सभाओं में से एक सभा में उन्होंने सीधा हमला अशोक गहलोत पर किया है। आइए जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज राजस्थान में थे तो क्या कुछ कह रहे थे। राजस्थान में और भी तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के भी, और हम लोग भी आज दिन भर जयपुर के इर्द गिर्द अलग अलग जगहों से यहां की जो सियासी हवा है उसको टटोलने की कोशिश कर रहे थे। और वहां से क्या कुछ निकल के आया है वो जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन जयपुर से न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं दोस्तों, और आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे आज, उसको सुनिए। साथियों, कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी, ये आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है, गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है, हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और खासकर राजस्थान के रण में वो अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी यहां पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं, दूसरी तरफ हम लोग जानते हैं कि प्रियंका गांधी भी लगातार यहां हमलावर हैं, राहुल गांधी भी अपनी बात रख रहे हैं। आज प्रियंका गांधी भी यहीं थी इसी राजस्थान में, वो क्या कुछ कह रही हैं जरा उसको सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी लगातार यहां पर और खासकर राजस्थान में अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम बातें भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब हम यहां ग्राउंड जीरो पे हैं। तो कौन सही कौन गलत, क्या कुछ हो रहा है ये समझेंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। तो अभी हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान, मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है। हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनकर रणभूमि में उतरे हुए हैं, बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है, बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। तो ये बात उन्होंने की एक बात, और असलियत कुछ और है। कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। इनके नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको इन्होंने परे कर दिया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम। बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया इन्होंने। तो बात यह है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उसकी बातों के वजन को आप तोलिए कि किस आधार पर कह रहे हैं जो कह रहे हैं।
गांधी को जो अपनी बात यहाँ रख रही थी, प्रियंका गांधी बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ कह रही हैं और सीधा हमला चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी लगातार कहती आई है कि अगर सामने राहुल गांधी आ जाएं या प्रियंका गांधी आ जाएं तो हम चुनाव तो ऐसे ही जीत जाते हैं। लेकिन क्या इस दौर में, आज की तारीख में 2023 में ऐसा संभव है? क्या राहुल गांधी उतने कमजोर नेता हैं या पहले कमजोर थे? क्या बहुत सारी बातें, जिन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा यहां हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राजस्थान के रण में हो क्या रहा है, इस सियासी रण में कौन आगे है कौन पीछे है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और आगे और बढ़ें और तमाम बातों को आप तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले जरा प्रशांत टंडन जी आप आ जाइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आप जानते हैं इस जो सियासी बिसात है इसको समझने की कोशिश प्रशांत टंडन जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक कमेंट जल्दी से लेना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी से और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रशांत जी, क्या कुछ देख रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ के बाद पूरे राजस्थान को घूमना है तब तक जब तक कि ये चुनाव की घड़ी जो है और नजदीक ना आ जाए। लेकिन उससे पहले सियासी रण में जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, चुनौती है अशोक गहलोत के सामने कि वो अपनी सरकार को बचा लें, और दूसरी तरफ चुनौती पेश कर रही है बीजेपी कि किसी भी तरह उनकी सरकार अब अपने कब्जे में कर ले। क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, मैं पिछली बार आया था राजीव जी, तो चुनावी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई थी। अब नेताओं की रैलियां हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कैंडिडेट आ चुके हैं, तो अब का माहौल थोड़ा दूसरा नजर आ रहा है। जहां हम खड़े हैं, हवा महल की सीट आप जानते हैं, हवा महल की सीट तय करती है कि राजस्थान की हवा किस तरफ है। पिछली बार यहाँ पे कांग्रेस जीती थी तो कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पहले बीजेपी जीती थी तो बीजेपी की सरकार बनी, और इस बार मुकाबला टक्कर का है, कांटे का है, और दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट भी बदले हैं इस सीट पर। तो यहाँ से अब हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि राजस्थान अब क्या कह रहा है। अभी हम क्योंकि आज आए ही हैं, कई लोगों से बात हुई है और देखा है कि काफी जो माहौल है पोलराइज्ड है, यानी स्ट्रांग कांग्रेस सपोर्टर मिले, स्ट्रांग बीजेपी सपोर्टर मिले, और आगे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि वास्तव में हवा महल की जो हवा है वो क्या बह रही है। जी बिल्कुल, ये पीछे हवा महल है और इस हवा महल की हवा क्या कुछ कहती है, सियासी हवा राजस्थान की क्या कुछ कह रही है, ये हम जानेंगे, समझेंगे और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रांग सपोर्टर्स कांग्रेस के भी और स्ट्रांग सपोर्टर्स बीजेपी के भी यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन कौन बाजी मारता है ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वही कि सियासत में क्या कुछ चल रहा है। क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में जादूगर की जादूगरी यानी कि अशोक गहलोत, वो चुनौती उतनी मजबूती के साथ पेश कर पा रहे हैं? और क्या इन चारों की चौकड़ी के आगे, और एक नाम और जोड़ दूं, सचिन पायलट भी अब साथ में है, तो ये जो पांचों की मुट्ठी बंधी हुई है एक साथ, इस मुट्ठी के आगे क्या नरेंद्र मोदी टिक पा रहे हैं? क्या अमित शाह टिक पा रहे हैं? और जो बातें हो रही हैं, जो जिन भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उन भाषाओं का यहाँ के लोगों पर क्या असर है, ये भी हम समझेंगे। तो बहुत कुछ है इसमें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जो साथी जुड़े हुए हैं उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी स्टूडियो से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय शंकर सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, एक साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, और यहाँ हमारे साथ मंच पर जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से प्रशांत टंडन जी। तो आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और तमाम साथी जो अब तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप तमाम दर्शक साथी, आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों की ग्राउंड जीरो जयपुर, हवा महल पीछे, और यहाँ की हवा किस दिशा में जा रही है ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उधर से हवा इधर आई है, यानी कि मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग स्टेट है, वहां की हवा, और जहां कहा जा रहा है कि वहां लहर चल रही थी, उस लहर का कुछ असर राजस्थान में है, वो हम देखने आए हैं। लेकिन उधर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, उनसे जरा समझूं। प्रकाश जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि जो लहर वहां उठी, जिसकी बात आप कह रहे थे, हम लोग चुनाव वाले दिन, मतदान वाले दिन से अभी तक मध्य प्रदेश की चर्चा करते आए हैं, लेकिन अब जरा इधर आते हैं। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का कुछ असर राजस्थान पर भी पड़ता है?
जी हाँ, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कई इलाके तो लगे हुए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान लगभग एक जैसी विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन जितने लोग मुतमईन मध्य प्रदेश के बारे में है उतने ही राजस्थान के बारे में भी है। राजस्थान में कांग्रेस का रिपीट होना लगभग तय माना जा रहा है और अब देखना यह है कि किस तरह कांग्रेस ने अपने मतदाताओं के लिए किस बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज वहां पहुंच चुके हैं और अपने विचार रख रहे हैं। शायद इसीलिए सरकार और सरकारी तंत्र के लोग भी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी वहां गए हुए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजस्थान से आके यहाँ बस गए हैं, यहाँ के लोग वहां बस गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान की भाषा भी एक जैसी है, तो मजा आएगा। और मध्य प्रदेश में एक बात और है, चुनाव जब हुए तो कमलनाथ जी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी और कहा कि 30 तारीख तक भेजिए कि आपके क्षेत्र में चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारियों ने किस तरह का रवैया रखा, क्या उन्होंने कोई गड़बड़ी की, अगर गड़बड़ी की तो विवरण हमें दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश की चर्चा, मध्य प्रदेश की हवा क्या इधर आ चुकी है, यानी कि राजस्थान आ चुकी है, ये हम जानने समझने के लिए यहाँ आए हुए हैं ग्राउंड जीरो पे। और यहाँ से जयपुर से जोधपुर, उदयपुर, तमाम अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे अगले कुछ दिनों में और आप तक हम पहुंचाएंगे सब जगह की खबरें और ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है, धरातल पे क्या कुछ चल रहा है और आखिर राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है, ये जानना सबसे जरूरी है। और यही तो आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों। 3 तारीख को पता तो चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हवा किधर की है, हवा किस दिशा में बह रही है, ये जानेंगे। एक एक कमेंट जल्दी जल्दी जरा शॉर्ट में। अपने तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी, विजय शंकर सिंह जी, दीपक पाचपुर जी, सब जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। तो जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या कुछ देख रहे हैं। हम तो यहाँ ग्राउंड जीरो पे हैं और जल्दी से हम पहुंचाएंगे कि आज हमने दिल्ली से निकल करके जयपुर तक के इस रास्ते में क्या कुछ देखा है, उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे और आपको बताएंगे ही, आप तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन सुनील शुक्ला जी, आप चूंकि वहां हैं और बहुत नजदीक से जानते हैं कि यहाँ का रण किस दिशा में जाता है। क्या इस बार रिवाज बदलने जा रहा है या इस बार उसी परंपरा को आगे यहाँ की जनता पहुंचाएगी, बढ़ाएगी, जिस परंपरा के आधार पर माना जाता है कि 5-5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन आप क्या कुछ देख रहे हैं सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। कांग्रेस का जो समाज कल्याण के कार्यक्रम है, खासतौर से चिरंजीवी योजना, महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर और किसानों को आर्थिक सहायता, इन तीनों योजनाओं का कोई कार्ड बीजेपी अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाई है। और ये जो तीनों योजनाएं हैं वो सिर चढ़ के बोल रही हैं लोगों के लिए। एक चौथी योजना है जिससे वहाँ का सरकारी कर्मचारी प्रभावित है, वो है पुरानी पेंशन। इसका भी कोई कार्ड भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी तक आ नहीं पाया। इन तीनों कार्यक्रमों को गांवों तक पहुंचाने में गहलोत सरकार ने बड़े प्रभावी तरीके से काम किया। और जब तक इन तीनों का कोई कार्ड अगर बीजेपी के पास नहीं है तो राज तो नहीं बदलने वाला है। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा की जगह कोई 10 लाख का चुनाव नहीं करेगा। 500 रुपए की गैस सिलेंडर, अब तो उन्होंने, मैं एक भाषण सुन रहा था अशोक गहलोत का, उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार आती है तो 400 रुपए गैस सिलेंडर देंगे वो जी। उन्होंने भी एक भाषण में कहीं मैं सुना हूं, उसमें वो अपना वो बोल रहे थे। तीसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस उम्मीद से बैठी हुई थी कि वह कांग्रेस पार्टी में बिखराव की उम्मीद कर रही थी। वो बिखराव हुआ नहीं। और जिस तरीके से एकजुट होकर के कांग्रेस ने लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाई है, उसने अपनी विश्वसनीयता कायम की है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस गहलोत सरकार के खिलाफ कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। और जिन नैरेटिव्स को चलाना चाह रही है, जैसे कन्हैया लाल की हत्या, उसमें वो खुद फंसी हुई है। क्योंकि कन्हैया लाल के जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जिनको एक राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा था, उनके फोटोज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पाए गए। आज एनआईए उसकी जांच कर रही है, उसकी जांच कहीं आगे बढ़ नहीं पाई। अगर वो तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, तो भी नहीं चलने वाला। कांग्रेस ने जो मुद्दे खड़े किए हैं, उन मुद्दों के सामने भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीतिक पहल नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री से लोग एक बेहतर भविष्य का आश्वासन चाहते हैं, ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाती है।
प्रधानमंत्री से लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं सुनना चाहते कि कौन रन आउट हो रहा है, कौन हिट विकेट हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। यह बातें प्रधानमंत्री के स्तर की होती नहीं है। लेकिन इस पूरे के पूरे राजस्थान के अभियान में प्रधानमंत्री जी भी गहलोत सरकार के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं पैदा कर पाई। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के नेताओं ने और बीजेपी के ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगा दिए, चाहे शेखावत जी हो और चाहे अर्जुन मेघवाल जी हो, उनके खिलाफ भी उन्हें बीजेपी के भीतर के लोगों ने आरोप लगाए। तो वह बात भी नहीं चल पा रही है। ये जो वंशवाद की बात उठाई थी बीजेपी ने, खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने, वो भी नहीं चल पाई। और जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के साथ है कि बीजेपी पूरी तरह से संगठित नहीं है। वसुंधरा राजे को नेपथ्य में रखना, किनारे रखना और उनका उस तरह के से सक्रिय प्रचार न होना, मेरा मानता है कि बीजेपी का बहुत नुकसान कर रही है। और जो एक हाल की घटना है जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ, जब ये संकल्प पत्र अपना जारी कर रही थी बीजेपी और वसुंधरा राजे जी के हाथ से संकल्प पत्र की कॉपी छीन ली गई। अगर वो वीडियो सही है, न तो मैं घटनास्थल पे था, न मैं उस वीडियो के क्लिप के बारे की सत्यता के बारे में कुछ कह सकता हूं, लेकिन वो खूब वायरल हुआ। और अगर वो सही है तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के पास को होगा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल कांग्रेस ने अपने सभी वर्गों को, चाहे वो ये देखिए आप वही आप दिखा रहे हैं, इन स्थितियों में जो मुद्दे आए हैं, उन मुद्दों के साथ मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई विकल्प खड़ा कर पाएगी। अब देखिए दोबारा ये पकड़ती नहीं है। ये वीडियो बताता है कि वो उस कागज को छूती तक नहीं है। यह सामान्य बात नहीं है। वसुंधरा राजे उस तरह की नेता रही नहीं है। उन्होंने अपना आक्रोश, अपनी बात कहने में वो कभी पीछे नहीं रही। उनके ये मतलब जेपी नड्डा जी तो बड़े गंभीर किस्म के नेता है, लेकिन उनसे ये हो गया हुआ या आश्चर्य की इस तरह की कार्रवाई कैसे हो गई, इस तरह घटना कैसे हो गई। क्योंकि आज की तारीख में वसुंधरा राजे से पॉपुलर नेता कोई नहीं है, लेकिन उनको भी पीछे रखा बीजेपी ने। तो बीजेपी संगठन के स्तर पर कमजोर है। जो मुद्दे उठाए हैं कांग्रेस से, जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे कमजोर है। जो ईस्टर्न जो पूर्वी इलाके में जो पानी की आपूर्ति की एक परियोजना थी, उस परियोजना में देरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे राजस्थान में, और गहलोत सरकार का गवर्नेंस का इशू। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई बीजेपी जो समाज कल्याण के कार्यक्रम और ये जो आश्वासन दे रहे हैं, उनके सवाल पैदा हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी खुद आश्वासन देते, उनका स्पष्टीकरण देते हैं कि हम पेट्रोल किस तरह से उत्तर प्रदेश में और गुजरात में कहाँ इतने रुपए कम दे रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश ही क्या, मध्य प्रदेश तो उन राज्यों में शामिल रहा है जहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा मिलता रहा। आज भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सस्ता पेट्रोल मिलता है, उत्तर प्रदेश में कम मिलता है। नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादनगर के लोग आते हैं, पेट्रोल भरवा के दिल्ली से चले जाते हैं। वो स्थितियां नहीं है। तो जो बात कर रही है बीजेपी, उनकी विश्वसनीयता एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसलिए अपनी विश्वसनीयता कायम करना भी बीजेपी के सामने चुनौती है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर जो समाज कल्याण के कार्यक्रम है, सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम है, लोगों को आर्थिक सहायता देने वाले कार्यक्रम है गहलोत सरकार के, अगर कोई उनका विकल्प भारतीय जनता पार्टी तलाश नहीं कर पाती, तो मुझे नहीं लगता है कि राज बदलने की स्थिति में बीजेपी आ सकती है। जी 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 बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे थे और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की, और राजस्थान में भी खासकर सियासी हवा किधर की, हवा महल के सामने से, और सियासी हवा की हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, और साथ में अब जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। लेकिन पहले प्रशांत जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। कन्हैया लाल की बात आ रही है बार बार, और इस कन्हैया लाल के नाम पर पोलराइज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कितना आप देख रहे हैं? हम लोग चर्चा करते आए दिल्ली से लेकर के यहाँ तक, और कई जगह हम लोगों ने इस विषय में बात की है। और जो पोलराइजेशन करने की कोशिश करती रही बीजेपी, क्या वो संभव होता दिख रहा है आपको? यहाँ तक, यहाँ से हम आगे कल बढ़ेंगे जब, तो वो तो हम चर्चा करेंगे ही, और वहां भी जाएंगे जहां की ये घटना, यानी उदयपुर भी पहुंचेंगे हम। लेकिन उससे पहले यहाँ राजस्थान तक आपने क्या कुछ देखा? देखिए, जब मैं पिछली बार आया था तो भी ये था कि जो पोलराइजेशन है वो बहुत सारे इलाकों में नहीं था। दिल्ली से सटे कुछ राजस्थान के जो इलाके उनमें था, और यही एक उम्मीद है कि मोदी साहब और अमित शाह या बीजेपी की कि वसुंधरा को किनारे करने का जो डैमेज है वो इस हिंदू मुसलमान करके या ध्रुवीकरण करके पूरा करना चाहते, और इसकी पूरी कोशिश है, क्योंकि उसमें उनको कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश कम से कम शहरी क्षेत्रों में दिख रही है।
जहां बीजेपी का पहले से स्ट्रांग होल्ड है, चाहे वो जयपुर के कुछ इलाके हों या सेंट्रल राजस्थान हो या अजमेर हो, जहां ये कार्ड चलने की उम्मीद उनको दिखाई दे रही है। तो पूरी कोशिश इसलिए आप देखिए कि फुल थ्रॉटल जिसको कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान ही करेंगे और अगले 5 दिन में वो इसी कार्ड पे भुनाएंगे। लेकिन एक बात राजीव जी है कि जब हम देखते हैं और हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जो स्विंग वोटर है, यानी बीजेपी के और कांग्रेस के जो स्ट्रांग वोटर्स हैं, स्ट्रांग सपोर्ट एरियाज हैं, वो अपनी जगह बने हुए हैं। एक जो स्विंग वोटर है वही भविष्य तय करेगा कि अगली सरकार किसकी आएगी। टक्कर कांटे की है और ये अगले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। बीजेपी अपना ध्रुवीकरण का करेगी, कांग्रेस ने यहाँ पे पूरा कांग्रेस का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया है। तो देखते हैं कि अगले 5 दिनों में कौन किस पार अपनी नैया ले जाता है। जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की स्विंग वोटर्स तय करेंगे कि आखिर सरकार अगली किसकी बनेगी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि अशोक गहलोत ने यहाँ जितनी योजनाएं लागू कर दी हैं, जितनी योजनाओं को धरातल पर ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है बाढ़ की तरह, जैसे 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना, और इस बीमा योजना में आप किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप 25 लाख रुपए तक के खर्च पर अपना इलाज करवा सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीजें, गृह लक्ष्मी योजना है, गैस सिलेंडर के दाम की बात है, किसानों की बात है, KG to PG शिक्षा की बात है। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए इन तमाम चीजों को, अगर महिलाओं के लिए इन तमाम चीजों को अगर आप धरातल पर फ्लोट कर देते हैं, इसके बाद बीजेपी के पास बचता क्या है? बीजेपी किसानों का नाम ले रही है, लेकिन किसान क्या इतने खुश हैं? अभी कुछ दिन पहले इसी जयपुर में सत्यपाल मलिक आकर किसानों को अपील करके गए हैं कि आप बीजेपी को वोट न दें। और यहीं पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अशोक गहलोत ने इतना सारा काम कर दिया है कि अब यहां से अशोक गहलोत को पीछे हम ले जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए फिर से उनकी सरकार चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें, लेकिन इन बातों के बीच जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात है, वही एक फाइनल और लास्ट यहां पर एक देखा जा रहा है कि एक हथकंडा है कह लें या एक मुद्दा है कह लें बीजेपी के लिए। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी क्या भुना पाएगी? बार बार बीजेपी कन्हैया लाल हत्याकांड का नाम लेती है, लेकिन कन्हैया लाल के इस हत्या के बाद से क्या माहौल और बहुत सारी चीजें बदली नहीं है? लेकिन क्या इस पर ध्रुवीकरण कर पाई है बीजेपी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के तह में और हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आना चाहता हूं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे आपके पास आना चाहता हूं, ग्राउंड जीरो पे हम लोग हैं, यहाँ जयपुर में हैं, और 3 तारीख को जयपुर यानी कि ये भी राजस्थान भी तय हो जाएगा कि किसकी यहाँ सरकार बनेगी। रिवाज बदलेगा या ये परंपरा टूट जाएगी जो कि अभी तक बनती आई है, जिसके बारे में कहा जाता है, हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं, हम लोग आज दिन में इसकी चर्चा भी कर रहे थे। अशोक गहलोत हैं, क्या अशोक गहलोत फिर रहेंगे या यहाँ कोई और मुख्यमंत्री, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लेवा कोई नहीं है, तो कोई और मुख्यमंत्री बनेगा क्या? ये तमाम बातें हम करेंगे। लेकिन जो कुछ चल रहा है राजस्थान में, उसको लेकर के आपका क्या कहना है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, मुझे एक तो प्रशांत जी की बात में थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहता हूं। ये जो स्विंग वोटर्स हैं, ये केवल वो नहीं है जो कि बीजेपी के कट्टर समर्थक थे या कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे। आज की तारीख में मैं नोट कर रहा हूं, जब मैं 100 ऐसे लोगों को बात करता हूं जिन्होंने पिछले चुनावों में कांग्रेस को वोट दिया है, उसमें से अभी तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को वोट करने वाला है। लेकिन जब मैं बीजेपी के सपोर्टर से बात करता हूं तो उसमें कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पिछले चुनावों में हमने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पदयात्रा की है, अपने को कंडक्ट किया है, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो ये स्विंग वोटर है जो पिछली बार फेंस में था और बीजेपी को वोट किया था, वो फेंस वोटर बीजेपी से हट के कांग्रेस की तरफ चला गया है। पहली बात तो देखिए ये है बिल्कुल स्पष्ट, जो मुझे लगता है, जिसके आधार पर मैं सारी गणना और अपनी बातें करता हूं। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूं कि ये जो पूरा इस समय परिदृश्य है, और आप आश्चर्य करेंगे, आपके श्रोता दर्शक भी आश्चर्य करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच के अंदर जो कांड हुआ है, इसमें जोड़ना नहीं चाहिए, लोग अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा डिफेंसिव आ गई है बीजेपी कल की घटना से। केवल जो क्रिकेट मैच में जिस प्रकार से हमारी हार हुई, क्योंकि अब ये प्रश्न चिन्ह उठने लगा है कि क्या हिंदुस्तान में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर नहीं है क्या? सारे जो बड़े बड़े मैच है वो अहमदाबाद और गुजरात के अंदर होंगे। आपको आश्चर्य होगा राजीव जी, लाखों रुपए के होटल के रूम बुक हुए हैं, हवाई जहाज के टिकट 4 गुने हो गए,
और टिकट बिके हैं लाखों रुपए में ब्लैक में। इसका मतलब यह है कि पूरे देश का पैसा समेटकर गुजरात के अंदर ला दिया गया। और जो सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम बना था उसको नरेंद्र मोदी के नाम से अपने स्टेडियम बना दिया। और उसके बाद वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और जय शाह जी। अरे आप कपिल देव को आपने नहीं बुलाया, आपने सौरभ गांगुली को नहीं बुलाया। तो ये मैं मानता हूं कि जो इन्होंने एक संरचना की थी चक्रव्यूह की, कि जब ये जीत जाएंगे, अब कुछ सेटिंग की होगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, कोल डील के अडानी जी के माध्यम से, लेकिन हो सकता है वो फेल हो गई, मेरे ख्याल से सफल नहीं हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कल का ये जो हुआ है, हिंदुस्तान की 90% जनता के दिल पे आघात लगा है। और लोग बता रहे हैं जब 3 विकेट गिर गए थे तो महानुभाव लोग वहां नहीं थे, और जब से वो बैठे विकेट गिरने बंद हो गए। तो हिंदुस्तान की हार का ठीकरा, और मैंने कहा था, मैंने निवेदन किया था दूसरे चैनल में कि माननीय मोदी जी अपनी, और वहां आपने सुना राजीव जी, उस मैच के दौरान बजरंग बली का नाम लिया गया और हनुमान चालीसा पढ़ी गई। अपनी प्रतिष्ठा केवल आपने दांव में नहीं लगाई, हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी दांव में लगा दी। कहीं आप महादेव की प्रतिष्ठा लगा देते हो। अरे हम जैसे जो हनुमान भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, अरे हमारे हनुमान चालीसा पढ़ी जाए और हिंदुस्तान न जीते, आपने हनुमान जी की बदनामी करा दी। तो बताइए महादेव और हनुमान जी इससे खुश होंगे क्या? तो मैं सनातन धर्मी होकर नाते ये मानता हूं कि एक प्रकार से आपने भगवान की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया। और जब ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट से वो जो उनका कैप्टन था हाथ में लाने की बात हुई तो मोदी जी अकड़ के अपना दूसरी दिशा में चल दिए, तो विश्वगुरु बन गए। अरे विश्वगुरु थे, भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विश्वगुरु थे, तो कम से कम उसका अभिवादन स्वीकार करते, मुस्कुरा के उसके साथ एक फोटो खींचते। और वहां पे जब खिलाड़ी रो रहे थे, वहां पे ये लोग जो है हंस रहे थे। ये कौन सा, ये हिंदुस्तानियों के दिल पे आघात हुआ है। राजस्थान के चुनाव जिससे उपयोग करना चाहते थे इस क्रिकेट मैच का, कम से कम 5% वोट बीजेपी का राजस्थान और तेलंगाना में कल के क्रिकेट मैच की वजह से कम होगा, ये मेरा अंदाजा है। जी जी बिल्कुल स्वामी जी, बहुत सारी बातें क्रिकेट मैच से लेकर और तमाम ऐसी पहलुओं को, ऐसी बातों को यहाँ आप रख रहे हैं जो कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं इस चुनाव को। राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है दोस्तों, आप जानते हैं राजस्थान में 25 तारीख को और तेलंगाना में 30 तारीख को चुनाव है। राजस्थान में 5 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं, 5 करोड़ 30 लाख, लगभग 8.5 करोड़ का पॉपुलेशन, उसमें 5 करोड़ 30 लाख मतदाता। किसकी सरकार बनेगी, ये जो भाग्य का फैसला, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, खासकर ये दो पार्टियां आमने सामने, इन दोनों के भाग्य का फैसला करेंगी 25 तारीख को। उसके बाद फिर 30 तारीख आखिरी चुनाव इन 5 राज्यों में, तेलंगाना, और 3 तारीख को रिजल्ट। तो ये हम तमाम आप तक पहुंचाते तो रहेंगे दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ ये समझने जानने के लिए हम इस वक्त राजस्थान में हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ग्राउंड जीरो से आप तक हम ये जानने, इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने जिन मुद्दों को रखा है वो मुद्दे अब गौण की तरफ, यानी कि उन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और बीजेपी के बनाए हुए मुद्दे या बीजेपी का जो संकल्प पत्र है या घोषणा पत्र है उस पर लोगों का ध्यान जा रहा है। देखिए, जैसे प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि कुछ अलग अलग स्ट्रांग होल्ड्स हैं दोनों पार्टियों के। एक बिल्कुल ही कि जो कहते हैं कि नहीं जी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए और कांग्रेस की सरकार ही हम चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं जी बीजेपी की सरकार इस बार आएगी और हमारा रिवाज जो है वैसे ही चलता रहेगा, 1 साल उनकी 1 साल हमारी, ये भी है। और जहां हम इस वक्त हैं, हमारे पीछे ये हवा महल, और यहां पहुंचने में 10 मिनट की देरी इसलिए हो गई क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं, उनकी रैली है, और इसके लिए चारों तरफ छावनी में इस हवा महल को तब्दील कर दिया गया। ये सड़क बहुत भीड़ भाड़ वाली होती थी जिस पे अभी हम हैं, मौजूद हैं। सड़क के उस दूसरी साइड में हवा महल है और यहां सब आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। कल आएंगे, लेकिन आज से चाक चौकसी जो है, मतलब बिल्कुल इस ढंग से यहाँ पाबंदी कर दी गई है, लागू कर दी गई है कि आप यहाँ परिंदा भी पर न मार सके, उस डायलॉग को यहाँ रखा जा सकता है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बात यहाँ रखते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। अमित शाह जब बात रखते हैं तो वो भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात रखते हैं, और बीजेपी के तमाम दूसरे नेता आते हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो भी आके, जेपी नड्डा हो, वो भी आकर के उसी ध्रुवीकरण की बात करते हैं। क्या बीजेपी के सामने
सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एक मुद्दा है या कुछ और भी है? इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है? पहले दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर विजय शंकर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आऊंगा। दीपक जी, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, मिजोरम का चुनाव समाप्त हो चुका है, जरा आपसे समझूं, क्या राजस्थान में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड चल सकता है? छत्तीसगढ़ में तो नहीं चला। राजीव जी, देखिए, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो गए हों, लेकिन असली बात है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो राजस्थान तक पहुंच रहा है। सांप्रदायिकता की बात के पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल जी, मेरा ये कहना था कि जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव का जो इम्पैक्ट है वो हमको राजस्थान में एक महीने में देखने को मिलेगा। सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण वाली बात मैं थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ। एक सिमिलरिटी देखिए, जो कॉमन फैक्टर ये है कि इन तीनों ही राज्यों में स्थानीय नेतृत्व का जो उनकी जो उपेक्षा हुई है, इसमें पहले रमन सिंह की बात कर लें तो रमन सिंह के मुकाबले लोग और खड़ा कर दिया गया, सरोज पांडे हो गई या दूसरे लता उसेंडी वगैरह हो गई, लेकिन रमन सिंह कोई बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसे नुकसानदेह नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, आप फिर मध्य प्रदेश जाइए तो मध्य प्रदेश में दो लोग हैं कम से कम, शिवराज सिंह चुनावी मैदान में है, उमा भारती भी नाराज है लेकिन वो कम से कम चुनावी मैदान में नहीं है। शिवराज सिंह जो है वो इस समय उनकी कोशिश यही होगी शायद कि वो किसी तरीके से अपने लोगों को और खुद जो है वो जीत लें। उनको भी पता चल गया है कि मेरे मुकाबले बहुत सारे नेताओं को जो सेंटर से उतारा गया है वो उनके खिलाफ जाएंगे। और अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपने वसुंधरा राजे को न केवल दरकिनार कर दिया बल्कि वो थोड़ा बहुत जो आपके साथ आ रही थी उसके हाथ से घोषणा पत्र छीन के आपने उनको ऐसा नाराज कर दिया है कि अब मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे जो है एक और अलग पार्टी के रूप में या एक अपना अलग गुट लेके आना चाहेंगे। देखिए, वो वहां पर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय नेत्री हैं। इस वीडियो को पूरे वहां पे राजस्थान ने देखा होगा निश्चित रूप से, और वसुंधरा राजे के जहां जहां प्रशंसक हैं उनका अपना जो 15, 20, 25 लोगों को अगर वो जीत के आती है, उनके अपने लोग आते हैं, तब तो वसुंधरा राजे निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगी। जहां जहां भी बाकी लोगों ने देखा है तो वो अब ये करेंगे कि वो हो सकता है कि वसुंधरा राजे के लोग अगर उनके क्षेत्र से नहीं लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उसका वोट नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो सारे के सारे डाइवर्ट होकर कांग्रेस की ओर जा सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे की जो लोकप्रियता है वो किसी भी हद तक उसके प्रशंसक और समर्थक जो है वो जा सकते हैं। अब वसुंधरा राजे एक ही रूप में बदला ले सकती है कि अपने 15, 20, 25, 30 लोगों को लेके आए और एक तरह से वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में आ जाएं। वो किसी तरीके से एक अपना महत्व उनको बचा के तभी रख पाएंगी कि अगर वो कुछ 15, 20, 25, 50 समर्थकों के साथ जीते। केवल अकेले वो जीत जाती हैं तो उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाथ से जो संकल्प पत्र छीना है, एक तरह से अपनी सत्ता को गंवा दिया है। अपने ताबूत में अंतिम कील जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां ठोक दी है। अब इसके बाद आप सांप्रदायिकता कीजिए, ध्रुवीकरण कीजिए, इसका कोई बहुत ज्यादा अब महत्व नहीं रहेगा। लेकिन इसका कारण यह है कि अशोक गहलोत के कामों का आपने उल्लेख किया, हम तो बहुत समय से लंबे से कर रहे हैं। और अंतिम बात कहूंगा कि आज जो उन्होंने बात की है पेट्रोल की, कितनी अजीब बात है कि पेट्रोल की सारी नीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप ही कंट्रोल करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपकी सत्ता आने के बाद आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर अपनी बात रख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय शंकर सिंह साहब भी। जरा आपसे भी सिंह साहब समझना चाहता हूं, क्या जब एकमात्र कार्ड रह गया हो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कन्हैया लाल हत्याकांड, बार बार इसका जिक्र आना, इसको कैसे देखा जाए? क्या राजस्थान में, हम तो यहाँ घूम रहे हैं और धरातल पर जो बातें हो रही हैं यहाँ साफ साफ यही है कि इस मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन ये उस ढंग से सुलग नहीं पा रहा है जैसा सुलगाना चाहती है बीजेपी। क्या माना जाए इसको कि क्या ये ध्रुवीकरण का कार्ड खेल कर
खासकर राजस्थान या ऐसे राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का चुनाव पैक हो चुका है, राजस्थान का चुनाव सामने है, तेलंगाना का चुनाव सामने है। तेलंगाना में बीजेपी का कोई स्टेक नहीं दिखाई दे रहा, तो एक राज्य बचा हुआ है जहां करो या मरो वाली स्थिति में बीजेपी है, और वैसे में एकमात्र मुद्दा उसके सामने है, रटा रटाया पुराना मुद्दा। उस मुद्दे को क्या अब खड़ा कर पाएगी बीजेपी? आप क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि आपका लंबा अनुभव ऐसी गतिविधियों को रोकने का रहा है विजय शंकर सिंह साहब, इसलिए भी समझना चाहता हूं। जी राजीव जी, कन्हैयालाल का जो मर्डर केस है, जो हत्या है, वो निश्चित रूप से एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का एक साधन भी था। लेकिन आप इसका दूसरा पक्ष देखें तो इस अपराध में जो लिप्त थे, जो अपराधी या अभियुक्त लिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो गिरफ्तार किए गए, वो जेल भेजे गए। कन्हैयालाल के परिवार को सरकार ने उचित मुआवजा भी दिया। ये तमाम बातें हुई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि उन्हें कन्हैयालाल से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कन्हैयालाल के धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कन्हैयालाल की हत्या से जो धर्मोन्माद उपजेगा उससे उनको लेना देना है। और जब आप ये कहते हैं कि क्या उनका आखिरी कार्ड है, मैं कहूँगा कि ध्रुवीकरण उनका आखिरी नहीं, पहला और आखिरी दोनों कार्ड है। ये उनके दिमाग में हमेशा आता है। जैसे ही वो कोई योजना बनाते हैं तो इसके अलावा उनके दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आती है। उनकी सारी योजनाएं इसी के आधार पर ही तय होती हैं और निर्भर होती हैं। बाकी योजनाएं तो सिर्फ कॉस्मेटिक योजनाएं हैं। जैसे कि भी उन्होंने पेट्रोल का जिक्र किया कि पेट्रोल कीमत, डीजल कीमत यहाँ ज़्यादा है, वो कम है। हर राज्य की डीजल कीमत अलग और ज़्यादा होती रहती है। मैं बनारस में जिस जिले से, चंदौली से आता हूँ, वो बिहार का बॉर्डर है, और हमारे बॉर्डर के बिहार के जगह जो पेट्रोल पंप हैं उनके यहाँ पेट्रोल महंगा मिलता है और चंदौली में सस्ता मिलता है। यही स्थिति हर नोएडा और दिल्ली की भी है। जैसे अभी सुनील शुक्ल जी बता रहे थे, वो बात भी सही है। यही अंतर हरियाणा पंजाब में भी होगा। मेरे पास आंकड़े नहीं तो मैं आपको बता देता। सीधी सी बात है कि अब चुनाव में क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये है कि इनकी विश्वसनीयता और इनकी साख संकट पे है। विश्वसनीयता और साख इसलिए संकट पर है कि पिछले 10 सालों में इन्होंने जो भी वादे किए, चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो, चाहे 2019 का संकल्प पत्र हो, चाहे राज्यों के संकल्प पत्र हो, उन वादों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको कि ये पूरा किया हो, उसको ये दिखा सकें कि देखो हमने ये वादा किया था और पूरा किया। और जो जनहित की योजनाएं जो साल 1.5 साल से अशोक गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान में शुरू किया है, उसको लेकर थोड़ा इनकी बौखलाहट इसलिए भी पड़ी है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, न इनका इरादा था। ये सोचते थे कि हम ध्रुवीकरण के रास्ते, कांग्रेस के कमजोर होने के कारण, कांग्रेस में फूट पैदा होने के कारण, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो आपसी खटास थी उसकी वजह से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बात की भूल गए कि जितनी खटास उधर थी उससे कहीं ज्यादा खटास इनके यहाँ थी। कांग्रेस ने अपनी खटास को काफी कुछ कम कर लिया है और कम से कम ये सारे नेता एक साथ मंच पर दिख रहे हैं और जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है कि ये जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो वादा करते हैं वो धरातल पर उतरता है। यही गारंटियां हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही हैं, यही कर्नाटक में देखी जा रही हैं, और इसी सब का उदाहरण तेलंगाना से लेके राजस्थान तक कांग्रेस बता रही है। और इसको लेकर जनता में उत्साह भी है। अब रहा सवाल ये 5 साल बाद बदलने का, तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल बाद सरकारें बदल दी जानी चाहिए। इससे किसी भी सरकार को दमन करने का रास्ता नहीं मिलता और किसी भी सरकार को का दिमाग खराब नहीं होता, जब उसे पता रहता है कि 5 साल बाद हम बदल दिए जाएंगे। लेकिन 5 साल बाद बदलने के क्रम में अगर वो सरकार से कुछ बेहतर चीजें जनता को मिल रही हैं तो निश्चित रूप से जनता इस फॉर्मूले को के साथ नहीं जाना चाहेगी। और दूसरे, आप चूंकि ग्राउंड जीरो से हैं, हवा महल के पास हैं, आप राजस्थान का दौरा भी कर रहे हैं और बेहतर चीज़ें आप बता सकते हैं। लेकिन मैं बस एक चीज़ कह के इस राउंड को ख़त्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस ध्रुवीकरण के अतिरिक्त और कोई मुद्दा नहीं है। और कन्हैयालाल की हत्या भी आज की नहीं है, समय बीत चुका है, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, जो कुछ होना था हो चुका है। उसको लेकर उसके बाद कोई दंगा भी नहीं हुआ। ये बात, जब कहीं दंगा नहीं होता तो बीजेपी के लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तो क्योंकि इनका
एजेंडा यही है। जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ध्रुवीकरण कुछ राजस्थान में हो पाएगा। वैसे भी 4-5 दिन हैं और इलेक्शन के 4-5 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी क्रूशियल होते हैं और सरकार या इलेक्शन मशीनरी के लिए क्रूशियल तो होते ही हैं। जी जी बिल्कुल, 4-5 दिन, अगला 4-5 दिन काफी क्रूशियल है। आज 20 तारीख है और 25 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और तब तक हम लगातार राजस्थान में ही रहेंगे और आप तक पहुंचाएंगे पल पल की खबर और ग्राउंड जीरो से आपको हम अपडेट करते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, क्या कुछ राजस्थान में चल रहा है और हवा, इस हवा महल की हवा जो है वो किस दिशा में जा रही है। क्योंकि यहीं पे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी काफी मजबूती के साथ काम कर रहा है। प्रशांत टंडन जी, जब हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, अमलेंदु जी आपके पास आऊं, लेकिन 1 मिनट प्रशांत टंडन जी के पास जरूर आना चाहूंगा। प्रशांत जी, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो या जैसे कह रहे हैं स्ट्रांग होल्ड रखने वाले, चाहे बीजेपी के समर्थक हो चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, लेकिन बीजेपी के समर्थकों के बीच ये जरूर देख रहा था कि व्हाट्सएप की बात ज्यादा, और आप इस पर चर्चा भी कर रहे थे। जी, व्हाट्सएप की बात ज्यादा है और देखिए ये एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये भी प्रचार का तरीका है और इसको बीजेपी ने काफी शिद्दत से इसका प्रचार में कामयाबी भी हासिल की है। लोगों के बीच में ये बात चली गई है। जबकि अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री देखिए तो जब से वसुंधरा राजे और गहलोत आए तब से ही अदला बदली है। भैरव सिंह शेखावत लगातार 2 बार बने, उसके पहले 3 बार लगातार कांग्रेस के या 4 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। तो ये बहुत हाल फिलहाल का एक ट्रेंड है जो वसुंधरा राजे का है और वसुंधरा राजे इस वक्त मैदान में नहीं है। इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, वो मैदान में नहीं है। बहुत से लोग, और ये भी जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है या इनको जिनको कम्युनिकेशन है, वो अभी से बालकनाथ की बात भी करने लगे हैं। ये बात भी मैंने देखी है। तो ये मोदी साहब का अगला जो चॉइस होगा राजस्थान के लिए वो बालकनाथ होगा, क्योंकि उनको 2024 के लिए ध्रुवीकरण और 2024 की निगाहें हैं जिसमें वसुंधरा राजे कामयाब नहीं होंगी या उनके लिए किसी काम की नहीं, जा चुकी हैं हाशिए पे, ये कह सकते हैं। हाशिए पे जा चुकी हैं और उनका कोई इस्तेमाल बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। उनको बालकनाथ जैसे लोग चाहिए, उनको योगी आदित्यनाथ चाहिए, क्योंकि वो 2000 क्या मोदी जी को योगी आदित्यनाथ चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। आदित्यनाथ जैसा उत्तर प्रदेश में तो चाहिए, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं चाहिए। तो ये 2024 की तैयारी भी मोदी साहब साथ साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ध्रुवीकरण के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। तो दोस्तों, आज जब हम यहाँ आए हैं और जितनी बातें हुई हैं, दिन भर बातें करते आए हैं, लोगों से मिलते, उनके मन को टटोलते हुए, जिस भी रूप में हो उस रूप में समझने की कोशिश करते आए हैं। यहाँ एक ही मुद्दा बीजेपी की तरफ से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो मुद्दा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। और इसके साथ साथ जो दलीलें दी जा रही हैं, उन दलीलों को अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि ये तमाम दलीलें 99.9% दलीलें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हैं। इस पर भी आराम से खूब तसल्ली से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास में। अमलेंदु जी, एक ही मुद्दा बचा हुआ है, इस पे हम अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया और बालकनाथ की बात। बालकनाथ कौन है आप जानते हैं? तिजारा से बीजेपी के सांसद जो अब भरतपुर से और तिजारा से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी चर्चा खूब हो रही है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, बालकनाथ जैसा हो, ये चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसे में एक जो ध्रुवीकरण की बात है, उसमें आपको लगता है क्या, जैसे अभी सिंह साहब भी कह रहे थे, विजय शंकर सिंह साहब भी, और आपको भी लगता है क्या कि परिस्थितियां अब उस दिशा में नहीं जाएंगी जो जिस दिशा को ये देश झेल चुका है? क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे परिस्थितियां जो है उस तरफ नहीं जाएंगी जिस तरफ मोदी जी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि देश अब काफी समझदार हो चुका है और पूरा देश मूर्ख नहीं है। जो मोदी जी समझते हैं कि पूरा देश मूर्ख है और वो मूर्खों के सरदार बने बैठे हैं, जो समझते जो है, तो ऐसा नहीं है, पूरा देश मूर्ख नहीं है और मोदी जी सबके सरदार भी नहीं है। तो मोदी जी जिस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं तो वो परिस्थितियां नहीं है, मोदी जी को ये चीज समझनी होगी। दूसरी बात राजीव जी, ये कि जो बालकनाथ प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो असल में वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए नहीं किए जा रहे हैं, बालकनाथ प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए।
ताकि योगी आदित्यनाथ का जो है कद कम किया जाए और बालकनाथ का बढ़ाया जाए। तो योगी आदित्यनाथ जो प्रधानमंत्री के लिए खतरा बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में, तो योगी आदित्यनाथ को किनारे किया जाए और बालकनाथ को आगे लाया जाए। तो बालकनाथ का मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति से उतना कुछ लेना देना नहीं है जितना योगी आदित्यनाथ को डाउन करने के लिए बालकनाथ को आगे लाया जा रहा है। मुझको ऐसा लगता है, वो मुझको लग नहीं रहा, बल्कि मैं समझता हूँ कि बात 100% सत्य होगी। अगर मोदी जी मन की बातें कहते हैं, उस मन की बात में अगर मोदी जी ये बता दें कि बालकनाथ को क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उस मन की बात में यही बात निकल करके आएगी कि योगी आदित्यनाथ को डाउन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में बालकनाथ को आगे लाया जा रहा है, ये कारण है। दूसरा, राजीव जी, जो कन्हैया लाल की बात चल रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि शायद परिस्थितियों का ठीक से आकलन नहीं कर पाई। उस कन्हैया लाल के बेटे का अभी राजस्थान से ही छपने वाले एक बड़े अखबार में जो बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू आया है, और उसने सवाल खड़े किए हैं कि इसको राजनीतिक वक्ता क्यों बनाया जा रहा है। एनआईए ने अभी तक जो चार्जशीट जो लागू जमा की है, उसकी कॉपी क्यों नहीं दी गई, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के अपराधियों को सजा एनआईए क्यों नहीं दिलवा पाई। यानी ये सीधा सीधा जो आरोप वो मोदी सरकार के ऊपर कन्हैया लाल का बेटा एक तरीके से लगा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री वहां जाकर के कन्हैया लाल के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो लोग कन्हैया लाल के बेटे के उस इंटरव्यू को भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो मुद्दा भी वहां नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत जयराम रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदयपुर में ही दिखा रहे थे कि उसका फोटो जो है अपराधी जो है उसके कन्हैया लाल के, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं, बता रहे थे जयराम रमेश। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तीसरी बात, राजीव जी, जो एक जाकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब राजस्थान में पेट्रोल महंगा बिकता है और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो है वहाँ पेट्रोल की क्या कीमत है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खुद भी नहीं देखते हैं कि देश के अंदर पेट्रोल की कीमतें क्या है, वरना इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नहीं करते। आज का जो मुंबई का पेट्रोल का रेट है राजीव जी, वो 111 रुपये 35 पैसे है, जबकि राजस्थान में 108 रुपये 7 पैसे है। इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है, वहाँ जो है बुरहानपुर में 111 रुपये 50 पैसे, तो राजस्थान से ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री राजस्थान में के बजाय जहां उनकी सरकार है, जो कह रहे हैं जहां डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, वहीं पेट्रोल को जो है 30 रुपया कर दें, जिस वायदे के साथ प्रधानमंत्री आए थे सरकार में। तो ये प्रधानमंत्री जिस तरीके की वहाँ बातें करते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं है। बाकी जमीन पे आप है तो मुझसे ज्यादा जमीन की स्थिति आप और प्रशांत जी वहां से बताएंगे। जी बिल्कुल, 3 तारीख के बाद पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत क्या होगी वो तय करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन अभी वादे और एक जैसे अभी तक पुरानी बातें जो बताते रहे हैं कि आज नहीं, आज से लेकर 5 साल आगे क्या करेंगे हम और 20 साल आगे क्या करेंगे, इसकी चर्चा मोदी जी करते हैं। लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर कम कर दी जाए तो इससे किसको फायदा होगा, इसके बारे में भी मोदी जी को चिंता करनी चाहिए। खैर, आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में। स्वामी जी, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, जरा आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी समझना चाहता हूं। इस हवा महल से जो हवा चल रही है वो किस दिशा में बहते हुए आपको दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ धरातल पे हैं, लेकिन आप जो सुन रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, 6-7 पुश्तों से हम स्वामी लोग उत्तर प्रदेश में रह गए हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि स्वामी जो है ओरिजिनली चुरू के हैं और राजस्थान के हैं। तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के लोग बुद्धिमान होते हैं और जो उनका निर्णय होगा वो बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। इसी आधार पे मैं कह रहा हूं कि राजस्थान जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग नहीं होगा, क्योंकि ये वीरों का प्रदेश है, ये राणा प्रताप राणा सांगा का प्रदेश है। और ये जो सिंधिया जी मध्य प्रदेश वाले हैं वैसे प्रदेश नहीं है, ये बड़े आन बान शान वाले लोग हैं और बड़े बुद्धिमान लोग हैं राजस्थान के लोग। तो उनकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष की जो फिजा इस समय चल रही है, मोहब्बत और जो नफरत की लड़ाई चल रही है, तो राजस्थान के लोग जो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं और जो बिल्कुल सीमा में रहते हैं और 45 और 47 डिग्री पे गर्मी में जो ताप सहते हैं और हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूरा विश्वास है। वो नहीं जाएंगे सांप्रदायिकता की तरफ, वो नफरत की तरफ नहीं जाएंगे। भारत को एकजुट रखना है, हमको द्रविड़न्स को भी साथ रखना है, हमको सभी धर्म और जातियों को साथ रखना है। राजस्थान पे मुझे पूरा विश्वास है और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होगा। और मैं जब होगा 3 दिसंबर को डिस्कस करेंगे कि किस प्रदेश ने कितना बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया, किसने नहीं लिया। 3 दिसंबर को डिस्कस करेंगे।
जी 3 दिसंबर को डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन सुनील शुक्ला जी, एक मजेदार तथ्य है कि अशोक गहलोत की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को कोई नहीं काटता और उनकी सब तारीफ करते हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों वो भी तारीफ करते हैं, लेकिन कहते हैं बीजेपी के लोग कि हमको सरकार बदलनी। क्या माना जाए इसको? नहीं, सवाल यह है ना कि जितनी अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी निःशुल्क गैस हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य का बीमा हो, चाहे ग्रामीण इलाकों में रोजगार का कार्यक्रम हो, सुरक्षा का पेंशन हो, कामधेनु पशु बीमा हो, किस इस तरह के कार्यक्रम किस राज्य में है? और भारतीय जनता पार्टी कभी भी लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आई है। पहली बार कांग्रेस सरकार बनी थी आपातकाल के बाद, जिसे भगत सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद फिर 1980 में उपचुनाव हो गया वहां। उस उपचुनाव में भी कांग्रेस जबरदस्त तरीके से जीत करके आई, फिर 85 में जीत करके आई। लगातार भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में रही। आपातकाल के बाद भगत सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुए, फिर बीच में कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद फिर 1993 में वो आए। फिर आगे चल करके 2003 में जब वसुंधरा राजे का नेतृत्व शुरू होता है राजस्थान में, तब भी भारतीय जनता पार्टी प्रभावी तरीके से आती है। 2003 में वसुंधरा राजे जबरदस्त तरीके से जीती और पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वो। और अशोक गहलोत की उस सरकार ने तमाम प्रयास किए, कई तरह के उन्होंने कोशिश किए थे जाति समीकरण बनाने के लिए अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन वो सफलता नहीं मिली और कांग्रेस की बड़ी बुरी पराजय हुई थी। लेकिन फिर 2008 के चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सामने आ गई। ये हालात जब उस राज्य में जिस किसी भी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस ने चाहे बीजेपी ने, बहुमत न होने पर यानी जन समर्थन न होने पर जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई हैं और अगले चुनाव में बुरी तरह से हारी हैं। यह राजस्थान का इतिहास है। इसलिए चाहे आप भगत सिंह शेखावत को याद कर लीजिए, चाहे उनके पहले मोहन लाल सुखाड़िया को याद कर लीजिए। जिस किसी ने भी जन समर्थन के बगैर जोड़ तोड़ के इधर से उधर से, कांग्रेस तो मैंने एक अलग परिस्थितियों में अपनी साख बढ़ाई है राजस्थान में। मतलब अगर आप पहले चुनाव को याद कीजिए तो स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार राजाओं महाराज जो चुनाव जीतते थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीत पाते थे। जयनारायण व्यास जैसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी चुनाव हार गया हुआ, बाद में चुनाव जीत करके वो मुख्यमंत्री बने, कुछ ही समय तक रह पाए। उस दौर में भी कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी एक पैठ बनाई है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई है भगत सिंह शेखावत के साथ, वो उन्हें आपातकाल के बाद में। फिर 1980 का उपचुनाव हुआ, बुरी तरह से हार गई और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सामने आई है। और हाल के दौर में तो कांग्रेस ने अपनी छाप छोड़ी है। इस बार का चुनाव यह है कि इस बार का चुनाव गवर्नेंस में लड़ा जा रहा है। गवर्नेंस के आधार पर जो कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाए हैं, उन कार्यक्रमों का कोई विकल्प अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में भी नहीं दे पाई। अगर वो लाडली बहना प्रोग्राम चला रही है मध्य प्रदेश में, तो वह इस बात का भी आश्वासन नहीं दे पा रही है कि वो राजस्थान में भी चालू करेगी। उसके जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है वह कांग्रेस से बेहतर नहीं है। और जो राजकीय कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन योजना को लेकर के जबरदस्त लगाव है। किसानों के सामने आप ध्रुवीकरण की जो कोशिश कर रहे हैं, तो क्या जो किसानों को लाभ मिल रहा है, सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लाभ मिल रहा है, शहरी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार की बातें की जा रही हैं, वह केवल ध्रुवीकरण के आधार पर लोग बढ़ जाएंगे। इन अपने जो उनके अपने कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं वह बेमानी हो जाएंगे। पूरे राज्य में किस तरह की बेचैनी है राजीव जी, आप उसमें घूम रहे हैं कि जब ये चिरंजीवी योजना के कार्यक्रम के लोगों के कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए गए हैं चुनाव में। यह बेचैनी है पूरे राज्य में कि उनको स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो लोगों को मिलता रहा। एक कार्यक्रम है जो पूरे राज्य में बेचैनी पैदा कर दिया कि कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है और लोगों के ऑपरेशन और तमाम तरह के ट्रीटमेंट टाले जा रहे हैं। तो एक तरह 3.5 लाख, आप सोचिए कैसी पार्टी है जिसने 3.5 लाख लोगों के साथ उनका पंजीकरण कराया है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। उसका डेटा उसके पास है। इसमें अन्नपूर्णा पैकेट है, इंदिरा गांधी गैस है, चिरंजीवी बीमा है, निःशुल्क बिजली है, निःशुल्क कृषि बिजली है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है और कामधेनु पशु बीमा। इतने 5-6 कार्यक्रम है जिनके माध्यम से गांव देहात शहर सबको मिला करके उन्होंने अपने डेटाबेस तैयार किया और इस पार्टी का सीधा संपर्क है। अगर आप अपने मतदाताओं से सीधे जुड़ते हैं, महंगाई राहत शिविर के नाम पर कांग्रेस ने लोगों के बीच में जाने की कोशिश की। इस तरह का कौन सा प्रयास किया बीजेपी ने जो
कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार कर सके। बिना आप राजनीतिक परिवेश तैयार किए, राजनीतिक माहौल पर तैयार किए, सरकार को आप चुनौती नहीं दे सकते, वो संभव नहीं है। और ये जो आक्रामक एक अपने प्रचार के लिए जानी जाती है बीजेपी, वो भी नहीं हुआ। पिछले एक साल में चुनाव की घोषणा के पहले 13 सभाएं कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। अब तो चुनाव के बाद की सभाएं अलग है, और वह भी सिलेक्टेड इलाकों में। तो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप इस सरकार के खिलाफ कौन सा नैरेटिव ला रहे हैं, वह कौन से जनता से जुड़े हुए मुद्दे ला रहे हैं जिससे अशोक गहलोत की सरकार को लोग खारिज करें, अशोक गहलोत के कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। अगर इस तरह का कार्यक्रम आप नहीं लाएंगे तो केवल आप अगर ध्रुवीकरण की बात करके, कांग्रेस की आलोचना करके, एक नेताओं पर कटाक्ष करके आप सरकार के खिलाफ कोई जन भावना नहीं पैदा कर सकते, वो संभव है नहीं। और यह अभी तक राजस्थान में नहीं दिखाई पड़ा, और नहीं तेलंगाना में बीजेपी कुछ कर पाई। स्थिति दोनों राज्यों में हुई। छत्तीसगढ़ को तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था एक तरह से, मिजोरम में प्रचार करने नहीं गए। तो आपका पूरा का पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है इस चुनाव के दौर में, भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे है। वह केवल और केवल ये बात कहने की कोशिश कर रही है कि हाँ, सरकार बदलने का रिवाज रहा है। सरकार बदलने का रिवाज केरल में भी रहा है, लोगों ने इस रिवाज को तोड़ दिया। सरकार बदलने का रिवाज पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में रहा है, लोगों ने उस रिवाज को तोड़ दिया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये सरकार बदलने का रिवाज उत्तराखंड में भी था, उसको भी तोड़ा। उत्तराखंड में भी था, लोगों ने उस राज को तोड़ दिया। प्रश्न यह है कि गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर के अगर आप सामने नहीं आएंगे, और आज केसीआर के सामने क्यों चुनौती बना दिया कांग्रेस ने? क्योंकि जो केसीआर का गवर्नेंस है उसके ऊपर सवाल खड़े किए। उसने कहा कि जो सरकार ने किसानों को वादा किया था पूरा नहीं किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, भूमि वितरण, भूमिहीनों के बीच में जो भूमि वितरण के वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, जो एक जलाशय परियोजना का क्या नाम उसका, जलाशय परियोजना में तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए। तो कांग्रेस एक नैरेटिव बनाया, वो केवल जाकर के और यह कह कि उसने बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया और करे बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम ये तीनों मिले हुए हैं। अगर आप इस तरह का राजनीतिक नैरेटिव नहीं बनाते तो केवल आप केसीआर की आलोचना करके आप बीआरएस को सत्ता से बाहर नहीं कर सकते। आपको सरकार के खिलाफ, आप सत्ता में हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर हम तेलंगाना में आएंगे तो हम कर्नाटक में जो कर रहे हैं हम करेंगे, हम जो कह रहे हैं हम कर्नाटक में करके आ रहे हैं। आपको ये विश्वास अगर आप जनता को दिलाने में अगर सफल नहीं हो पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप सत्ता के दावेदार हो सकते। आप रैलियां कर रहे हैं, जिसके पास संसाधन है रैलियां करता है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन आपको सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि बीजेपी राजस्थान में कोई नैरेटिव बनाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। जी, राजस्थान में बीजेपी नैरेटिव बनाने में अभी तक सफल नहीं रही है। जनाब प्रशांत टंडन जी, आपसे समझूं कि इस नैरेटिव की बात जहां तक है, और सबसे बड़ी बात यहां पे कि मुद्दे नहीं है बीजेपी के सामने, और कांग्रेस के मुद्दों को, कांग्रेस की योजनाओं का काट नहीं है कि इतना हम कर रहे थे अब क्या करेंगे या इससे ज्यादा करेंगे, जैसे कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बाद भी बीजेपी जो दावे कर रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि रिवाज ऐसा है, इसलिए लोग भी यही कह रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ दिखता है क्या आपको? देखिए, मैंने पहले कहा आपको कि रिवाज एक बार बदलने का, हर बार बदलने का, ये भी प्रचार है, क्योंकि इस रिवाज की हिस्ट्री आपको मिलती नहीं है, वसुंधरा से पहले नहीं मिलती है ऐसी हिस्ट्री। दूसरी बात, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी का एक स्ट्रांग वोट बेस राजस्थान में है और क्षेत्रों में राजस्थान में भी है, लेकिन उस स्ट्रांग वोट बेस से सरकार नहीं बनती जब तक उसमें और भी सामाजिक समूह ना मिले। अब वो जो स्ट्रांग वोट बेस है, जरा उसकी एनालिसिस कीजिए, आप भी मेरे साथ थे। वो जो स्ट्रांग वोट बेस है बीजेपी का, जिसको आप बदल नहीं सकते, कितना भी आप उसको समझाएं, बहस करें, प्रचार करें, कुछ भी करें, आप कोई दूसरी पार्टी प्रचार, अंधभक्ति है, अंधभक्ति। अब वो जो अंधभक्त है वो बेरोजगार है, लेकिन उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको राम मंदिर चाहिए। उसको उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको 370 हट गया, उसकी खुशी है। तो ये जो अंधभक्त है बीजेपी का, ये तो है।
अब या तो ये इको चैम्बर है बीजेपी का जिसकी वजह से वो खुश है, या ये इको चैम्बर बढ़ेगा या इसमें नए लोग आएंगे तभी बीजेपी का, लेकिन ये इको चैम्बर तो है, इसकी मौजूदगी तो है, इससे इनकार नहीं है। इको चैम्बर है, इसकी मौजूदगी है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और बहुत बड़ी बात जो हम लोग रास्ते भर और यहाँ जैसे घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और तह तक जाने की, अंदर खाने तक झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चुनाव जा किस दिशा में रहा है। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल 50-50 चांसेस है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। राहुल गांधी किस आधार पर ये बात कह रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में और कोशिश करेंगे प्रशांत जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान में। लेकिन एक बार आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए, राहुल गांधी यही दावा मध्य प्रदेश में भी कर रहे थे और वही दावा अब यहां भी कर रहे हैं, राजस्थान में भी। क्या इस दावे में, आप चूंकि मध्य प्रदेश में बैठे हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव को आपने बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए भी समझना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश को रिपीट करने के जो दावे कर रहे हैं, यानी कि यहां राजस्थान में भी हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, इसमें कितना दम देखा जाए? छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे नहीं हैं, आप राजस्थान की एबीसी नहीं जानते हैं इस चुनाव में, हम हैं, हम पहुंचा रहे हैं आप तक। लेकिन आपने जो देखा है वहां पे मध्य प्रदेश में, उसकी हवा यहां आते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो दिखता है क्या कि वो सच कह रहे हैं? राजीव जी, मध्य प्रदेश में जो हवा आई है वो कर्नाटक से आई है और कर्नाटक की जो हवा थी वही मध्य प्रदेश में हवा है। योगी आदित्यनाथ अपना एजेंडा लेकर आए हैं, राम राम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लोगों का व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा है। और जिस बात पर बार बार अशोक गहलोत जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो करते हैं, उनके पास ईडी है, हमारे पास गारंटी है, हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, 15 लाख रुपए का आपदा बीमा भी कराएंगे। जो योजनाएं सरकार के पास है, सरकार जो योजनाएं दे रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ओपीएस के बारे में, ओपीएस एक ऐसी योजना रही जो हमेशा निर्णायक रही है और ये मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने मुझे बताया कि 98% सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को वोट दिया है, क्योंकि ये रोजी रोटी जीवन मरण का सवाल है। राजस्थान में जो सुविधा है उसको लेकर कई बार मध्य प्रदेश के लोग भी कहते काश हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं होती, गैस सिलेंडर सस्ता होता, किसानों को आपदा बीमा होता, बाढ़ और ओलावृष्टि से राहत मिल पाती, तमाम सुविधाएं, गैस सिलेंडर सस्ता होता, 500 रुपए में होता, लेकिन राजस्थान में है। और वो जो मुद्दे हैं ये टेस्टेड हैं क्योंकि लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, लोगों ने देखा है। दूसरी तरफ मंदिर की बातें कर रहे हैं और मंदिर के अलावा कोई बात नहीं। ये बात नहीं कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो टनल धंस गई है, वहां जो लोग फंसे उनके लिए सरकार क्या कर रही है। धर्म की बात करने वाले लोग उन मजदूरों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। छठ भी निकल गई है, बिहार के बहुत से मजदूर हैं, वो कोई बातें नहीं हो रही। तो जो गारंटी, 7 प्रमुख गारंटी राजस्थान की सरकार ने दी है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और मध्य प्रदेश में भी जो वादे कांग्रेस के हैं वो वादे निर्णायक हैं, क्योंकि लोगों की जरूरत है, वो वादे उस पर अमल जरूरी है और लोग इंतजार कर रहे हैं 3 दिसंबर का। राजीव जी, लोग इंतजार कर रहे हैं 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर को क्या होगा वही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर। और यहाँ से हम कल आगे बढ़ेंगे जोधपुर तक और रास्ते में कुछ गांव भी जाने का प्लान है हम लोगों का कि कुछ गांवों को भी टटोलें। शहर को तो हम देखते ही हैं और खासकर दिल्ली से आए हुए जो पत्रकार हैं वो यही करते हैं कि शहर शहर घूम लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश कल रहेगी कि कुछ गांवों में जाकर के और खासकर वर्तमान सरकार, अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का वहां क्या असर है ये भी समझें और आप तक शाम को पहुंचाएंगे हम शाम 7 बजे। आज थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि भागम भाग और अचानक कहा गया कि नहीं जी कल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इसी हवा महल की हवा को भांपने के लिए, और रास्ता जो है वो बंद कर दिए गए, तो इसलिए थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन एक बार फिर से आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह साहब आपके पास। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के दम पर
राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, या राहुल गांधी को लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से हवा बदल चुकी है ऑलरेडी, इसीलिए हम, और उसके बाद भी कर्नाटक के चुनाव के बाद से तो हवा बिल्कुल बदल चुकी है, इसलिए हम राजस्थान का चुनाव जो है वो जीत जाएंगे। क्या लगता है आपको, इन दोनों में से क्या हो सकता है? बिल्कुल जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो उनका अपना आकलन होगा। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि यदि कोई लड़का, यदि कोई छात्र किसी परीक्षा की तैयारी करता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या नॉर्मल परीक्षा हो, उसे अपना अंदाजा होता है, तो वो घर में कहता है कि भाई इस बार तो मैं निकाल ले जाऊंगा और मेरे इतने सीट्स, मुझे इतना स्थान मिलेगा। घर वालों को उस पर थोड़ी सी संदेह रहता है, कैसे निकालेगा, कहाँ पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है जी। तो इस पर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से राहुल गांधी इस प्लान को लीड कर रहे हैं, उनका अध्ययन होगा, कांग्रेस को लोगों ने भी उनको बताया होगा, फीडबैक होगा, और उनकी जो फीडबैक है वो हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, तो क्लीन स्वीप करें न करें अलग बात है, लेकिन लग रहा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वो रिपीट कर देंगे। अब सवाल गवर्नेंस पर ही 2014 की आप बात याद करें, 2014 में राम सिंह साहब, मैं आपको जी बताएं। सिंह साहब, मैं रोकना चाहूंगा, आपके ऑडियो में एक बास बहुत तेज है, मतलब जिससे शायद सुनने में दिक्कत आ रही है, तो मैं माफी चाहता हूं, रोकना चाहूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे समझ गया कि, और हमारे दर्शक समझ रहे हैं कि यहां पर जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के आधार पर राहुल गांधी, और उसमें भी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो परिस्थितियां बदली हैं, जो बनी हैं कांग्रेस के पक्ष में, और जो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ खासकर राजस्थान में जो काम की है, उस काम को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ पर दिखाई दे रही है कांग्रेस की सरकार, और उसी दम पर, उसी बिना पे यहाँ कहीं न कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अगली सरकार भी बनाने जा रहे हैं और हमारे यहाँ सब कुछ सही है, हम सब साथ साथ हैं। जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी बात होती थी। लेकिन यहाँ एक बार फिर से आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, अब जबकि बहुत कुछ तय हो चुका है, लेकिन फिर भी राजस्थान के चुनाव को लेकर बहुत सारी सरगर्मियां हैं, इन सरगर्मियों के बीच आपका एक टेक, आप स्वामी जी हमारे साथ जा चुके हैं, लेकिन स्वामी जी जा चुके हैं, लेकिन यहाँ प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि अब जबकि परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, राजस्थान का चुनाव आखिरी दौर पे है, और ऐसे जयपुर हम पहुंचे हैं, अभी आगे भी जाना है हम लोगों को, कई अलग अलग क्षेत्रों में जाना है, लेकिन उससे पहले आज जो जितना आपने देखा है, और इससे पहले भी आप आ चुके हैं, सवाई माधोपुर से लेकर के भरतपुर तक, और सब एरिया यहाँ भी आप आए थे, आप उधर पुष्कर भी गए थे, अजमेर भी गए थे, तो ये सब एरिया में घूमने के बाद और आज 10-15 दिनों में क्या परिवर्तन आपको लगता है? देखिए, परिवर्तन सिर्फ एक जो नहीं हुआ है वो मैं बताता हूँ। परिवर्तन जो नहीं हुआ है कि अशोक गहलोत की को लोग बहुत तीखे शब्दों में आलोचना नहीं करते। उनकी बहुत से लोग मिलेंगे जो उनके प्रशंसक हैं, बहुत से लोग मिलेंगे जो उनके आलोचक हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन बीजेपी के समर्थक भी ये मानते हैं कि अशोक गहलोत ने काम तो किया है, बंदे में है दम। हाँ, काम तो किया है। ये फर्क आप महसूस करेंगे अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान के लिए लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है, कम से कम एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जब हम लोग अभी जयपुर में हैं, जब जयपुर से हम आगे जाएंगे तब हमको बहुत तरीके की राय, समस्याएं, समाधान वो दिखाई देगा, और तब हमको यहाँ राजस्थान की जो नब्ज है वो जो है सुनाई देगी, केवल जयपुर से नहीं सुनाई देगी। आप जानते हैं कि जयपुर ऐसे भी सेंट्रल पार्ट है राजस्थान का, और सेंट्रल पार्ट में बीजेपी का किला जो है वो ज्यादा मजबूत माना जाता है, कहा जाता है। हालांकि इसी जयपुर में पिछली दफा 2018 के चुनाव में 8 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और जहां हम हैं यहाँ भी ये सीट भी कांग्रेस के हवाले थी, और यहाँ कैंडिडेट को बदल दिया गया है। ऐसे ही है प्रशांत जी, और कैंडिडेट को बदल दिया गया है, और अब परिस्थितियां क्या वैसी ही रहेंगी? तो ऐसा नहीं है कि जिसने पहले जीत लिया, और एक बात और भी है, शायद आप पहले बता चुके हैं कि जो हवा महल क्षेत्र जीतता है वही सरकार बनाता है।
तो हवा महल की हवा क्या है वही तय करेंगे कि जयपुर की हवा क्या है। जी, यानी राजस्थान की हवा क्या कह सकते हैं। जी, तो राजस्थान की हवा क्या है, ये हवा महल की हवा बताएगी। और उसमें भी यहाँ कैंडिडेट कौन जीत के आता है। पिछली दफा कांग्रेस जीत के आई थी और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया है, जोशी जी को बदल दिया है और यहाँ तिवारी जी को लेके आ गए। आर तिवारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी मजबूत हैं और उनकी चर्चा यहाँ काफी हो रही है। आज देख रहा था मैं, तो यहाँ हवा महल की हवा क्या कुछ कहेगी ये आने वाले वक्त में हम आप तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन कल जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पल पल और खासकर ग्राउंड में अलग अलग जगहों की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े रहे हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी जुड़े रहे, अमलेंदु उपाध्याय जी, दीपक पाचपोर जी, विजय शंकर सिंह साहब, तमाम साथियों, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रशांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कैमरे के पीछे फारूक और हमारे दो और सहयोगी, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग लगातार भागम भाग में यहां तक पहुंचने में और उसके बाद इस कार्यक्रम को यहां तक आप लोगों तक पहुंचाने में आप सबने जो मदद दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।